वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द सेंटेंसेस। आज हम सेंटेंसेस को सीखेंगे। उन सेंटेंसेस में हम बेसिक सीख रहे हैं कि किस तरह से हम बात करेंगे कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, वर्ब क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और अदर वर्ड क्या है। और किसी भी वाक्य में, दुनिया का कोई भी बड़े से बड़ा, छोटे से छोटा वाक्य हो, उसमें कहाँ पर किसको हम अरेंज करें, आज हम ये सीख रहे हैं। तो आज की क्लास के लिए आपको पूरा वीडियो देखना ज़रूर है, इसलिए क्योंकि आप अगर कुछ अच्छा सीख रहे हैं तो आप डीडीएस की क्लासेस में हैं। तो दोस्तों चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। दोस्तों जब कभी भी बात आती है लिखने में या फिर हमारे दिमाग में कोई बात आई, बोलना है हमें, तो हमारे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम आती है कि एक सेंटेंस जो हमारे दिमाग में तो आ चुका है, लेकिन उसमें हम सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, अदर वर्ड एग्जैक्टली हम कैसे ढूंढें, ये बात आ जाती है। जैसे इंग्लिश में अगर कोई सेंटेंस है तब तो बड़ा आसान है, लेकिन अगर कोई भी सेंटेंस हमारे सामने हिंदी में आ जाता है तो फिर बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है। अक्सर बच्चों के दिमाग में होता है कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो फ्रंट है, मीन सामने रखा हुआ। जैसे एक सेंटेंस लेते हैं हम कि मैं उसे पीटता हूँ। जैसे एक वाक्य है कि मैं उसे पीटता हूँ, तो ऐसे वाक्य में आप देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले होता है। लेकिन दोस्तों अगर हम बात कर रहे होते हैं कभी भी किसी भी सेंटेंस में सब्जेक्ट ढूंढने की, तो कभी भी हम अपने दिमाग में ये अगर रख लेते हैं कि सब्जेक्ट सबसे पहले होता है, तो बहुत सारे ऐसे वाक्य आपको मिलेंगे जिसमें सब्जेक्ट होते ही नहीं हैं। कुछ ऐसे वाक्य भी मिलेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा बीच में आता है, कुछ ऐसे वाक्य मिलेंगे जहाँ पर सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आता है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करें कि हमें सब्जेक्ट मिल जाए। तो सब्जेक्ट के लिए दोस्तों हमें एक फॉर्मूला याद होना चाहिए। वो है फॉर्मूला आपका हु प्लस वर्ब इज इक्वल टू हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। ये फॉर्मूला अगर आपके दिमाग में है तो निश्चित रूप से आप आसानी से अपना सब्जेक्ट फाइंड आउट कर लेंगे। दोस्तों जब भी हम बात कर रहे होते हैं हु वर्ब एंड ऑब्जेक्ट की, सॉरी बराबर सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, मीन्स अगर हम वर्ब से पूछें कौन या किसने, कौन या किसने, इसकी हिंदी होती है दोस्तों। जब कभी भी पूछते हैं तो हमारा सब्जेक्ट मिल जाता है। जैसे अगर कहा जाए पीटता हूँ, यहाँ दिया हुआ है कौन पीटता है, तो आपका जवाब आ जाता है मैं पीटता हूँ। ऐसे ही मैंने कहा कि वह गीत गाती है, तो आपने पूछा कौन गाती है, तो आपने कहा कि वह गाती है। ऐसे बहुत सारे वाक्य दोस्तों। इसी में से एक और वाक्य आप अगर कहें कि मैंने राजेश को किताबें दी। अगर इस तरह का एक वाक्य है कि मैंने राजेश को किताबें दी, तो आप कहते हैं किसने दी। ये जो वर्ब है हमारा दोस्तों, इसी को हम पूछते हैं किसने दी, तो आपका जवाब आता है मैंने दी। तो मैंने हमारा क्या हो जाता है, सब्जेक्ट हो जाता है। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, मैंने बात की कि सब्जेक्ट हमारा बीच में आ सकता है या लास्ट में भी आ सकता है। तो दोस्तों इस तरह के एक वाक्य को हम लोग देखते हैं कि उसके पिताजी, या फिर हम ऐसे कर सकते हैं राधा को उसके पिताजी ने बुलाया। अब दोस्तों देखिए, अगर हम अपने दिमाग में रख लें कि सब्जेक्ट हमारा सबसे पहले होता है, आगे ही रहता है, तो शायद हम राधा को अपना सब्जेक्ट बना देंगे। लेकिन दोस्तों हमें यह रूल अगर याद है, हमने इस रूल को फॉलो किया, तो हम कहेंगे कि किसने बुलाया, तो आप कहते हैं उसके पिताजी ने बुलाया। तो ये हमारा हो जाता है सब्जेक्ट। तो आप दोस्तों देख रहे हैं कि किस तरह से हम सब्जेक्ट ढूंढ सकते हैं किसी भी वाक्य में। दूसरी चीज की हम बात कर रहे हैं दोस्तों, जब कभी भी हम बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट ढूंढने की,
तो सम टाइम हम यह भी देखते हैं कि सब्जेक्ट हमारा लास्ट में आता है। जैसे मैं आपसे कहूँ समझे आप, ये प्रश्नवाचक है, समझे आप या समझ गए आप। तो ये देखिए कौन समझ गया, आप समझ गए, ये हमारा सब्जेक्ट है। लेकिन आप देख रहे हैं कि सब्जेक्ट हमारा लास्ट में कहीं आ रहा, कहीं तो बीच में आ रहा और कहीं शुरुआत में आ रहा है। तो जब कभी भी हमें सब्जेक्ट किसी भी बड़े से बड़े वाक्य में अगर हमें सब्जेक्ट फाइंड आउट करना है दोस्तों, तो निश्चित रूप से आपको यह सूत्र आना चाहिए। यह जो सूत्र है आपका हु प्लस वर्ब इज इक्वल टू सब्जेक्ट, ये अगर आपको आता है तो दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा सेंटेंस है आसानी से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर लेते कि सब्जेक्ट कहते किसे हैं, तो आसानी से हमें सब्जेक्ट के बारे में जानकारी हो जाती है। जैसे अगर हम कहें कि सब्जेक्ट का मीनिंग क्या है, तो आप कहते हैं सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। कर्ता का मतलब होता है करने वाला, मतलब वाक्य में जिसके द्वारा कार्य किया जाएगा वही हमारा सब्जेक्ट होगा। जैसे अगर हम इसको डिफाइन करना चाहें दोस्तों, बहुत आसान भाषा में कर सकते हैं, बाय whom an action is done, जिसके द्वारा कोई कार्य किया जाए उसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। तो दोस्तों आसानी से हम इसे डिफाइन कर सकते हैं। जैसे अगर मुझे रूल नहीं याद है, हु प्लस वर्ब इज इक्वल टू सब्जेक्ट की बात हम कर रहे थे, अगर हमें ये रूल भूल भी गया और ये डेफिनेशन याद है, फिर भी हम आसानी से किसी भी सेंटेंस से सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो सब्जेक्ट हमारे बेसिकली 2 टाइप्स होते हैं। एक हमारा, और अगर हम बात करें डीप ग्रामर में चले जाएं और हम ट्रेडिशनल इंग्लिश की बात करें तो सब्जेक्ट हमारे 3 टाइप्स में डिवाइड हो जाते हैं दोस्तों, उसकी भी हम बात करेंगे और उसके लिए एक स्पेशल वीडियो आपको हम जरूर देंगे। तो तब तक के लिए जो है कि आप जो बेसिक है कि हम सब्जेक्ट कैसे फाइंड आउट करें उसको सीखेंगे, और उसके अगले वीडियो में हम आपको इस पर चर्चा करेंगे कि किस तरह से ये 3 टाइप्स में बढ़ जाता है। दोस्तों जब हम बात कर रहे होते हैं सब्जेक्ट की, तो हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो 2 प्रकार का होता है, जिसे हम सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट कहते हैं। दूसरा हमारा होता है प्लूरल नंबर ऑफ सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर ऑफ सब्जेक्ट में दोस्तों हमारा ही, शी, इट, नेम, नेम किसी का भी हो सकता है, दिस, दैट, या किसी वस्तु विशेष की हम बात कर रहे हैं, थिंग की बात कर सकते हैं, प्लेस की बात कर सकते हैं, वह सभी हमारे क्या होते हैं, सिंगुलर नंबर होते हैं। ठीक है दोस्तों, जब भी कभी सिंगुलर नंबर की बात होती है तो इसकी हिंदी हो जाती है एक वचन करता, और जब कभी भी हम सिंगुलर नंबर की बात करते हैं दोस्तों तो इंडिविजुअल किसी एक के बारे में ही बात की जाती है। देखिए दोस्तों, जब भी ही की बात करते हैं तो ही का मतलब होता है वह, शी का मतलब भी वह होता है। तो आपके दिमाग में आ सकता है कि यदि दोनों का तो वह ही अर्थ है, लेकिन जब हम ही की बात कर रहे हैं तो राम एक पुरुष है, तो राम नाउन है, नाउन के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्द को ही हम प्रोनाउन कहते हैं दोस्तों। तो राम को जब मुझे वह कहना है तो हम ही कहेंगे जहाँ हमें राम नहीं कहना है। ठीक है, तो जब कभी भी किसी पुरुष की बात होती है तो वहाँ पर हम ही कहते हैं। जैसे राम एक पुरुष है तो इन्हें हम ही कहेंगे। शी की जब हम बात करते हैं दोस्तों तो किसी भी फीमेल की बात आती है, जैसे सीता की बात कर रहे हैं हम। सीता एक नाउन है, अगर हम सीता की जगह पर वह कहना चाहते हैं तो एक प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं, वह होता है आपका शी। यह स्त्रियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फिर आता है हमारा इट की बात करते हैं। इट का मतलब होता है यह, या सम टाइम हम कभी भी सेंटेंस में यूज़ करने की बात करते हैं तो इसकी मीनिंग होती है इस। तो जब कभी भी हम इट का इस्तेमाल करते हैं दोस्तों तो नॉन लिविंग थिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, और आगे हम आपको वीडियो में इट का स्पेशल यूज़ भी बताएंगे दोस्तों,
जिसमें हम देखेंगे इट का इस्तेमाल हमेशा निर्जीव के लिए नहीं किया जाता है, बहुत जगह पर इसका सजीव के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो फिलहाल अभी हम फंडामेंटल चीज़ें पढ़ रहे हैं, तो इसमें हम देखेंगे कि इट का मतलब यह होता है या इस होता है, यह हमेशा निर्जीव वस्तुओं के लिए इस्तेमाल किया जाता है। निर्जीव का मतलब नॉन लिविंग होता है दोस्तों, जो अपनी क्रियाएं खुद से नहीं कर सकते। दूसरा हम आते हैं नेम पर, तो कोई भी इंडिविजुअल नाउन है, मीन्स नेम, प्लेस, थिंग। नेम का मतलब कोई वस्तु हो सकता है, वस्तु का नाम हो सकता है, जगह का नाम होता है, किसी व्यक्ति विशेष का नाम हो सकता है। मीन्स नेमिंग वर्ड्स कोई भी नाउन होगा वह भी हमारा सिंगुलर नंबर होगा जब वह सिंगल होगा, या मीन्स आपका काउंटेबल नाउन होगा। दोस्तों जब हम बात कर रहे होते हैं दिस का, तो दिस का मतलब होता है यह, और इस भी होता है जब ये ऑब्जेक्ट के रूप में वाक्य में आता है। तो हम दिस की जब भी यूज़ करने की बात करते हैं दोस्तों, तो दिस और दैट का इस्तेमाल हमेशा हम पर्टिकुलर चीज़ों के लिए करते हैं। जैसे किसी की तरफ हम इंडिकेट कर रहे हैं, इशारा कर रहे हैं, और हम कहना चाहते हैं और वह हमारे पास है, और हम कहना चाहते हैं कि यह कलम है, यह मार्कर है, यह लड़की है, यह बैग है, इस तरह की कोई बात हम कर रहे हैं, तो दिस का मतलब हो जाता है यह। और इस किसके लिए होता है, ये हमेशा पास के व्यक्ति या वस्तु के लिए होता है। दूसरी चीज़ दोस्तों, जब हम दैट की बात करते हैं तो हम इशारा करते हैं और वह चीज़ हमसे डिस्टेंस पे होती है, दूर पे होती है, इसलिए इसका इस्तेमाल हमेशा व्यक्ति और वस्तु के लिए किया जाता है। लेकिन वह चीज़ें क्या हैं, दूर है, और दैट का मीनिंग हो जाती है वह। और इसे दोस्तों कंजक्शन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है, जहाँ पर इसकी मीनिंग बदल जाती है कि, या फिर जो इसकी मीनिंग हो जाती है। तो देखा दोस्तों आपने किस तरह से सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की हम बात कर रहे हैं। आई होप दोस्तों आपको समझ में आएगा। अगर आपको इसकी मीनिंग आती है, इसका कहाँ इस्तेमाल करते हैं आप जानते हैं, तो आसानी से हम एज अ सब्जेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। और इनमें से कभी भी कुछ भी आता है दोस्तों, सब्जेक्ट ही ज़्यादातर से होता है। कुछ जगहों पर हम एज एन ऑब्जेक्ट की बात करते हैं, जैसे मैंने दैट की बात की, दिस की बात की, इट की बात की, ये हमारे ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। लेकिन अन्य जो भी बातें हमने की वो सारे के सारे सब्जेक्ट ही होते हैं। बाकी जो कि सब्जेक्ट की तरह इस्तेमाल भी होते हैं और ऑब्जेक्ट की तरह भी इस्तेमाल किए जाते हैं। तो ये रही बात हमारी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट की। अब हम बात कर रहे हैं प्लूरल नंबर सब्जेक्ट की दोस्तों। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट में सबसे पहले हम इंडिविजुअल देखते हैं, आई को। अब आप कहेंगे प्लूरल नंबर का मतलब बहुवचन होता है, फिर आई को हमने क्यों उसमें प्लूरल में रख दिया है। तो दोस्तों ये जो है कि आपके अपने इंडिविजुअल के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन आपके अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए आई को हमेशा प्लूरल नंबर में रखा जाता है, उसको सर्वोपरि कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पर रख दिया गया आई मीन्स आपका मतलब है कि मैं, या मैंने, या मुझे, ये आप अपने लिए इस्तेमाल करते हो, ये फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन होता है दोस्तों। नेक्स्ट आप यू का इस्तेमाल करते हो, यू आपका जो कि सेकंड पर्सन प्रोनाउन होता है, और यू का मतलब होता है आप या तुम। लेकिन दोस्तों आप तुम ना कहें तो बेहतर है, इसलिए आप ही आप सीखें। लेकिन आपकी जानकारी में होना चाहिए कि यू का मतलब तुम ही होता है। अगर आप जो है कि यू का मतलब सिर्फ आप अपने दिमाग रखें और कहीं ट्रांसलेशन आपका तुम आता है और आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, तो इसलिए आप और तुम दोनों जानेंगे। आप आई मीन्स मैं, यू मीन्स आप। वी की जब हम बात करते हैं तो किसी समूह की बात करते हैं और अपने आप को ऐड करके बात करते हैं, जैसे आप और मैं, तो हम कहेंगे हम। ठीक है, वी मतलब होता है हम। फिर दे की बात करते हैं दोस्तों, जब कभी भी कोई ग्रुप है, एक से ज़्यादा की बात हम करते हैं, उसे समूह कहते हैं, ग्रुप कहते हैं। अगर हम वे, उन्हें, उन्होंने कहना चाहते हैं तो दे बोलते हैं, जिसका मतलब हो जाता है वे। फिर उसके बाद दोस्तों हम बात कर रहे हैं प्लूरल नंबर की, तो आई, वी, यू, दे की बात हमने कर ली। फिर बात कर रहे हैं दीज की दोस्तों। दीज जब कभी भी, जैसे मैंने कहा यहाँ पर दिस की बात की है, सिंगुलर नंबर के लिए था। अब यहाँ हम दैट की बात कर रहे हैं दोस्तों, सॉरी दीज की बात कर रहे हैं दोस्तों। तो दिस जो है कि पास के वस्तु के लिए लगता है, लेकिन जो दीज होता है ये जो है कि हमारे पास की वस्तुओं के लिए लगता है, व्यक्तियों के लिए लगता है। ठीक है, तो जब कभी भी हम पास की व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करेंगे तो हमेशा दीज का इस्तेमाल करेंगे, और जब कभी भी हम दूर के व्यक्तियों या वस्तुओं की बात करेंगे तो फिर हम बात करेंगे दोस्त से। तो इसकी हिंदी हो जाती है दोस्तों, दीज का मतलब हो जाता है ये,
और दोस्त का मतलब हो जाता है वे या वो। ठीक है, ये जो है कि समूह के लिए, ग्रुप के लिए ही लगता है। और इंडिविजुअल किसी ग्रुप की भी बात होती है तो वो हमारा प्लूरल नंबर ही होता है। जैसे हम बात कर रहे हैं लड़कियों के समूह की, लड़कों के समूह की बात करें, आर्मी की बात करें, गर्ल्स की बात करें, किसी भी तरह के समूह की बात करेंगे तो वो हमारा प्लूरल नंबर होता है। तो कॉमनली हमारे ये सब्जेक्ट होते हैं दोस्तों, एज अ सब्जेक्ट इन सब चीज़ों का इस्तेमाल किया जाता है। और जब कभी भी हमें ये सब्जेक्ट का इस्तेमाल करने आता है तो आसानी से दोस्तों हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट भी कर लेते हैं। एक तो तरीका हुआ आपके पास कि सबसे आगे हम जो देखते हैं अक्सर वही सब्जेक्ट होता है, लेकिन हम सिर्फ अगर उसी को समझते हैं तो बहुत सारे सेंटेंसेस जो मैंने आपको कुछ एग्जाम्पल दिए उनको देखकर आप समझ सकते हैं कि अगर हम अपने दिमाग में सिर्फ और सिर्फ ये रख लें कि सब्जेक्ट सबसे पहले आता है तो कहीं ना कहीं हम गलती कर सकते हैं। इसलिए हमें ये रूल क्लियर होना चाहिए कि जब कभी भी हम सब्जेक्ट की बात करते हैं तो हु लगाकर वर्ब में हम फाइंड आउट करेंगे अपने सब्जेक्ट को। और कहीं भी अगर मैं, तुम, वह इस तरह के प्रोनाउंस आते हैं दोस्तों तो वह हमेशा एज अ सब्जेक्ट ही इस्तेमाल किए जाते हैं। अगर कहीं भी दिस दैट आता है, पास की व्यक्ति या वस्तु की बात की जाती है तो दिस की बात करते हैं, और दूर की बात की जाती है तो दैट की बात करते हैं। एक से ज़्यादा जैसे ही हो जाती है कोई भी वस्तु या व्यक्ति, एक से ज़्यादा और करीब में आपके हैं तो दीज की बात करेंगे, और दूर हैं तो हम दोस्त की बात करेंगे। और जब कभी भी किसी समूह ग्रुप की बात करेंगे तो वह भी हमारा प्लूरल नंबर होता है। तो दोस्तों आपने देखा कि किस तरह से हम सब्जेक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आज सब्जेक्ट को सीखने के लिए इतना ही दोस्तों। आप अपना कमेंट बॉक्स ज़रूर देखें, इसलिए क्योंकि कमेंट बॉक्स सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट्स के लिए होता है, लर्नर्स के लिए होता है। आप कमेंट करें कि आपको ये क्लास कैसी लग रही है, क्या आपको आज सब्जेक्ट समझ में आया। अगर आपको सब्जेक्ट समझ में आ रहा है दोस्तों तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें जिसमें हम बताएंगे वर्ब्स को हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, और वर्ब्स हम कितने तरह से देखते हैं, कहाँ कहाँ पर यूज़ होता है और कब हम इसका इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों अगर आपको सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट का अरेंजमेंट आता है तो नो डाउट है कि आपको किसी भी तरह के रूल्स आसानी से समझ में आते हैं। और अगर आपको इसी चीज़ में डाउट्स हैं, आप एक कन्फ्यूजन्स हैं, तो पक्का है कि आप फेल हो जाते हैं। कितना भी कोई आपको सिखाए आप क्लियर नहीं हो पाएंगे। तो हमारे अगले वीडियो का इंतज़ार करें, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।